डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीयर स्ट्रेंथ और फैब्रिक की बस्टिंग स्ट्रेंथ की स्टडी करेंगे और इसे समझेंगे और सीखेंगे। और टीयर स्ट्रेंथ क्या होती है? फैब्रिक का टीयर कब होता है? जब किसी फैब्रिक में एक किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हम थोड़ा सा कट मार देते हैं, और जो जब हम कट मार के जब हम फैब्रिक में कट के अलोंग हम उसमें फोर्स लगाते हैं, तो जो पंचर के अलोंग डायरेक्शन में फैब्रिक फट जाता है, तो उसे हम टीयर कहते हैं। और ये जो फैब्रिक फटता है वो थोड़े से ये फॉल्ट में फट जाता है। अब ये जो फैब्रिक के टीयर है वो बेसिकली बहुत कॉमन टाइप का फेल्योर है, जो फैब्रिक इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंटली काम करता है। इट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स दैट आर एक्सपोज टू द रफ एंड। अब टीयर हमारा कहाँ इम्पोर्टेंट है? जो इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स में बेसिकली जो बहुत रफ यूज होते हैं, जैसे टेंट हो गया, अपना पैरासूट हो गया, सेट्स हो गए हमारे, तो यहाँ पे फैब्रिक का टीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ लो टीयर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एडहेसिव टेप हो गया, बैंडेजेज हो गया। अब जो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीयर स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? ये हमारा सिंगल थ्रेड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है टीयर में। क्यों? क्योंकि सिंगल थ्रेड या तो ग्रुप में ब्रेक होगा या इंडिविजुअली ब्रेक होगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। हमें हमारा फैब्रिक का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमारा फैब्रिक स्ट्रक्चर लूज है, तो ड्यूरिंग टीयर जो थ्रेड हो जाएंगे ग्रुपिंग में हो जाएंगे, और ग्रुप थ्रेड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लूज स्ट्रक्चर में क्या है, फैब्रिक में जो थ्रेड है वो एक साथ ग्रुप में आके अपना जो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रेंथ है, जो टीयर की स्ट्रेंथ है, वो उसमें ग्रुपिंग फैब्रिक थ्रेड की ग्रुपिंग स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट हो जाती है। अब अगर हमारा फैब्रिक में स्मूथ यार्न यूज किया गया है, तो भी हमारा टीयर स्ट्रेंथ हाई होगी। क्यों? क्योंकि स्मूथ यार्न क्या करेगा, वो थ्रेड को ग्रुपिंग दे देगा ड्यू टू लो फ्रिक्शन। ठीक है। जहाँ पे भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा ईपीआई पीपीआई यूज की गई है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर में यान को मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो ग्रुपिंग जो हो रही थी वो ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो हमारी स्ट्रेंथ लॉस ज़्यादा है, तो हमारी टीयर स्ट्रेंथ कम आएगी। अब बीव किस हिसाब से इफेक्ट डालती है? बीव इस हिसाब से इफेक्ट डालेगी कि जो बीव बहुत ज़्यादा इंटरलेसमेंट देती है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर हम दो बीव लें, दो फैब्रिक लें जिसमें ईपीआई पीपीआई सेम है, लेकिन एक बीव ऐसी है जिसमें इंटरलेसमेंट ज़्यादा है, एक बीव ऐसी है जिसमें इंटरलेसमेंट कम है। फॉर एग्जांपल, हमने एक बीव ली प्लेन बीव, एक ली हमने 2x2 12 बीव। ठीक है। ईपीआई पीपीआई सेम है, तो जो प्लेन बीव की टीयर स्ट्रेंथ होगी वो 12 बीव की टीयर स्ट्रेंथ से कम होगी। क्यों? क्योंकि प्लेन बीम में इंटरलेसमेंट ज़्यादा है। इंटरलेसमेंट ज़्यादा है, तो उससे जो यान की ग्रुपिंग है उसको हिंडर करेगा इंटरलेसमेंट, तो टीयर स्ट्रेंथ उसकी डाउन आएगी, 12 की ज़्यादा आएगी। ठीक है। जो स्पेशल फिनिशेस दी जाती हैं, जैसे डिप ड्राई हो गया, क्रीज रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट हो गया, ये टीयर स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो टीयर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। सिंगल लिप टेस्ट मेथड है, डबल लिप टेस्ट मेथड है, विंग लिप टीयर टेस्टिंग है, एलिमेंटो टीयर टेस्ट मेथड है। एक एक करके हम समझेंगे। सिंगल लिप में क्या है, जो हम एक फैब्रिक लेते हैं, फैब्रिक में फैब्रिक की डायमेंशन क्या होगी, 4 इंच। 4 इंच 4 × 1.5 इंच की हम स्ट्रिप ली हमने। ठीक है। उसमें हमने विड्थ वाइज मिडिल सेक्शन से हमने कट मारा 1.75 इंच लंबा। ठीक है। ये कट मारने के बाद हमने एक इतना सा एंड, हमने एक जो अपनी नॉर्मली स्टैंड टेस्टर है, फैब्रिक स्टैंड टेस्टर मशीन में, एक जॉ में हमने ये वाला पोर्शन लगाया, दूसरे जॉ में हमने ये वाला पोर्शन लगाया। फिर इसके बाद रेट ऑफ एक्सटेंशन हम या तो 50 mm/min के हिसाब से या 300 mm/min के हिसाब से हमने रेट ऑफ एक्सटेंशन किया। अब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, या तो हमने जो टोटल सैंपल जो लिए थे वो हमने इनिशियली 10 लिए थे,
तो जो जो मैक्सिमम 5 वैल्यूज आएंगी उनका एवरेज जो लिया जाएगा वो वो एवरेज स्ट्रेंथ, वो उसकी नॉर्मल टियर स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है। या तो दूसरा क्या होगा, या तो मीडियन पीक हाइट ली जाएगी। मीडियन पीक हाइट कैसे मेजर करते हैं, हम हमने 5 स्टेप हमने ली, 5 स्टेप की हमने टेस्टिंग की, उसमें जो स्ट्रेंथ बिल्कुल मिड में आए वो मीडियन स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है। जैसे हमने एक हमारी स्ट्रेंथ है 5, 10, 5, 6, 8, 9, 10, तो ये वैल्यू है। तो 5, 6, 8, 9, 10, तो इसका जो मीडियन स्ट्रेंथ है वो 8 है। तो इस तरीके से मीडियन स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है या तो मीडियन स्ट्रेंथ के रूप में रिप्रेजेंट की जाएगी, या हमारी जो 5 टॉप की स्ट्रेंथ होंगी उनका एवरेज किया जाएगा। अब इस वाले जो टेस्ट में है, जरूरी नहीं अब हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो बार्क डायरेक्शन और विड्थ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में करते हैं हमारा। लेकिन जो फैब्रिक का जो फेल्योर है वो जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ बार्क डायरेक्शन में ही हो या विड्थ डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन में फैब्रिक की स्ट्रेंथ लो होगी उस डायरेक्शन में हमारा फैब्रिक में टियर होगा। ठीक है। ये टियर हम विजुअली देख के चलते हैं। अगर हमारा स्टेप हमने बार्क डायरेक्शन की ली, लेकिन स्टिल हमारा जब हम टेस्टिंग करते हैं और जो फैब्रिक फटता है वो हमारी विड्थ डायरेक्शन से फटता है, तो वो स्ट्रेंथ की रीडिंग हमारी विड्थ डायरेक्शन की टियर की स्ट्रेंथ की मेजरमेंट होगा। ठीक है। तो हमें जो जो बेसिकली रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करना है वो डायरेक्शन को देख के करना है। ठीक। तो ये सिंगल लिप टेस्ट मेथड है। डबल लिप टेस्ट मेथड में दो टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, पहला वाला मेथड में क्या है, ये सैंपल साइज है 3.5 इंच इंटू 3 इंच का है, जिसमें हमें कट किस हिसाब से लगाना है, हमने हमने एक एक इंच के हमने इसको मार्क कर लिया, एक एक इंच। और जो मिडिल वाला जो 1 इंच है उसमें हम 2 इंच लंबा कट लगाएंगे लेंथ वाइज। ये कट, ये 1 इंच, नीचे वाला 1 इंच, और ये मिड वाला 1 इंच। जो कट लगेगा 2 इंच लंबा मिड में लगेगा, 2 इंच लंबा कट यहाँ मिड में लगेगा। अब हमें कैसे करना है, ये इस ये वाला पोर्शन, इतना वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन, इसको हमें एक जाम में ग्रिप करना है और बीच वाले पोर्शन को दूसरे जाम में ग्रिप करना है। और सेम जो टेस्ट पैरामीटर सिंगल लिप में थे वही 50 mm पर मिनट या 300 mm पर मिनट की स्पीड से हमें उन जॉ को सेपरेशन में चलाना है। तो जब हमारा फैब्रिक फटेगा तो जो स्ट्रेंथ होगी वो डबल लिप या टंग टंग टियर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वो सिंगल लिप क्यों कहलाता है, क्योंकि वो फैब्रिक सिंगल साइड से फट रहा है। डबल ये इसलिए कहलाए क्योंकि फैब्रिक डबल रो से फट रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन वही है, मीडियम 5 टॉप की पीक का हाईएस्ट या मीडियम स्ट्रेंथ को लेना है। दूसरा मेथड क्या है, इसमें मिड से स्टेप निकाली जाती है। इन्होंने क्या लिया, 4.5 इंच लेंथ का और 3 इंच चौड़ा इन्होंने फैब्रिक का सैंपल लिया। एक एक इंच में इन्होंने कट के निशान, एक एक इंच के निशान लगाए। और मिड में पोर्शन कैसा लिया, मिड में हम निशान लगाएंगे जो एज है उससे 0.5 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से स्ट्रिप काटे। और फिर जो हमें टेस्टिंग कैसे करनी है, इस वाले एंड को एक जॉ में पकड़ना है, दूसरे वाले एंड को इस जॉ से पकड़ना है। फिर इसके बाद हमें टियर करना है उसको।
टीयर करना है तो ये दूसरा डबल रिफ्ट है, टीयर टेस्ट मेथड। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विंग रिप क्या कहलाता है? विंग रिप टेस्ट मेथड ऐसा होता है कि जो टीयर जो सिंगल रेस है और जो डबल रेस है उसमें एक इशू आता है कि जो हमारा अगर हम फाड़ना चाह रहे हैं जो फैब्रिक का टीयर है यहाँ पे लोएस्ट स्ट्रेंथ होती है या तो डायरेक्शन बार डायरेक्शन में लोएस्ट स्ट्रेंथ है तो बार डायरेक्शन वाइज फट जाएगा फैब्रिक, अगर वेफ्ट डायरेक्शन में लोएस्ट स्ट्रेंथ है तो वेफ्ट डायरेक्शन वाइज फट जाएगा फैब्रिक। तो भले ही हमने बात स्टेप ली हो या हमने वेफ्ट स्टेप ली हो, लेकिन हमारा जो फैब्रिक है उसका टीयर रहता है वो हमारा उस डायरेक्शन का जरूरी नहीं कि उस डायरेक्शन का आए, तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो विंग ग्रिप क्या करता है, इसमें टीयर मोस्ट कॉमनली एक ही लाइन में फटता है। तो इसमें हम जहाँ पे बार और विप डायरेक्शन का टीयर अलग अलग निकालना है तो हमें विंग ग्रिप टेस्ट मेथड की हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन का साइज क्या लिया, वो स्पेसिमेन 25 डिग्री 55 डिग्री के एंगल पे इन्होंने यहाँ पे कट मारा। फिर इसके बाद इन्होंने स्पेसिमेन में 150 mm लंबा कट मार के कट इस तरीके से मारा कि फैब्रिक की एज से जो जो मार्क है वो 25 mm हो और ये जो 150 mm वाला जो मार्क है वो इस मार्क तक हमें कट करना है। एक जो हमने इस पे लगाया, दूसरा जो हमने इस पे लगाया, और हम इन दोनों को सेपरेशन स्पीड हमने रखी है जस्ट लाइक द 100 mm पर मिनट की सेपरेशन स्पीड है। तो जब जब ये जो कट वाला जो निशान है वो यहाँ तक आ जाएगा तब तक हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है ना। अब ये वाला जो टेस्ट मेथड है वो लूज फैब्रिक में काम नहीं करता है, ठीक है। और अब इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, या तो जो सैंपल जो टेस्ट किए जाएंगे वो 5 सैंपल विफ्ट डायरेक्शन के 5 सैंपल बार डायरेक्शन के टेस्ट किए जाएंगे, और जो टेस्टिंग रिजल्ट रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो या तो अपना एवरेज टीयर स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टीयर स्ट्रेंथ, तीसरी मीडियम टीयर स्ट्रेंथ। मैक्सिमम टीयर स्ट्रेंथ क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा रीडिंग देगा, और एवरेज टीयर स्ट्रेंथ क्या होगी, जो हमने 10 सैंपल लिए, जो हमने 5 सैंपल लिए, 5 सैंपल का जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी वो एवरेज टीयर स्ट्रेंथ होगी। मीडियन स्ट्रेंथ का कहलाएगी। अब ये हमने जो ग्राफ बनाया ब्रेकेज का, जब सैंपल फटता है तो ये जो पीक जनरेट हो रहा है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल स्केल रखा, ऐसी उस स्केल की ऐसी पोजीशन जहाँ पे आधे पीक उस स्केल से नीचे हो और आधे पीक उस स्केल से ऊपर हो, तो वो पोजीशन कहलाएगी मीडियन स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल हमने स्केल 45 पे रखा, माना कि 45 पे रखा, ये 45 पे यहाँ पे रखा है, तो आधे पीक उस स्केल से नीचे हैं, आधे पीक उस स्केल से ऊपर है, तो इसकी मीडियन स्ट्रेंथ 45 होगी। तो ये मीडियन स्ट्रेंथ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो आई थिंक विंग ग्रिप क्लियर है। अब इलीमेंट्रो टीयर टेस्टर, इलीमेंट्रो टीयर टेस्टर का प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपली काम इस तरीके से करता है कि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करती है, वो अगर लॉस होगी तो वो वर्क डन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। वो अब एनर्जी लॉस कैसे होगी, हमने इसको पहले टेस्टर को टॉप हाइट पे रखा जहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है।
और फैब्रिक को इस क्लैंप और मूविंग क्लैंप के, ये फिक्स्ड क्लैंप है, ये मूविंग क्लैंप के बीच में हमने बांध दिया, ठीक है, या ग्रिप कर दिया। जब जब हम इस टेस्टर को रिलीज करेंगे, ये हाइट पे था, पेंडुलम क्या करेगा, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे पेंडुलम क्या करेगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण बॉटम में आएगा। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये आने की कोशिश करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी की लॉस होगी वो फैब्रिक को फाड़ने के काम में, वर्क करने के काम में आएगी। तो एनर्जी लॉस बराबर क्या होगा, टीयरिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कितनी ये नीचे गिरा, माना कि पहले ये h हाइट पे था, इसकी हाइट पहले h थी, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पेंडुलम की, अगर इसका वेट m है तो mgh है, ठीक है। अब हमारा जब फैब्रिक फट गया, ठीक है ना, तो जो फैब्रिक फाड़ने में जो एनर्जी लगी, माना कि थोड़ी एनर्जी रिड्यूस हो गई, तो पेंडुलम जब फैब्रिक फट जाने के बाद पेंडुलम क्या है, दूसरे साइड जाएगा। पेंडुलम क्या है, इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, जैसे नॉर्मली किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा पेंडुलम। जब फैब्रिक फट जाएगा तो दूसरे साइड कुछ हम कम हाइट तक जाएगा, नहीं अदरवाइज अगर एच हाइट से रिलीज था, अगर हमारी कोई पोटेंशियल एनर्जी में लॉस नहीं है तो एच हाइट तक जाएगा। अगर ये पेंडुलम में कुछ लॉस है तो दूसरे हाइट में कम हाइट तक जाएगा, और ये पॉइंटर उस हाइट को डिनोट करेगा। अब हमारा ये पॉइंट, अगर हमारा पेंडुलम गिरने के बाद दूसरे साइड माना कि h1 हाइट तक ही जा पाता है h हाइट के बजाय, तो हमारी एनर्जी में लॉस कितना हुआ, mgh माइनस h1 ब्रैकेट में mg ब्रैकेट में h माइनस h1। इसके बराबर ये क्या, बराबर में क्या होगा, जो फैब्रिक का टीयरिंग में जो वर्क डन किया गया वो इसके बराबर होगा, लॉस। अब वर्क डन बराबर होगा टीयरिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस। टीयरिंग फोर्स क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितनी है, h माइनस h1, यही डिस्टेंस है ट्रेवल्ड, तो टीयरिंग फोर्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये रिमाइंडर टेस्टर काम करता है, तो हमारा टीयरिंग फोर्स निकल आएगा। बस्टिंग स्ट्रेंथ, बस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, बस्टिंग स्ट्रेंथ एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जिसमें मटेरियल को सारी डायरेक्शन से हम स्ट्रेस देते हैं, और ये जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे मटेरियल में यूज की जाती है जहाँ एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ यार्न ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे वार्प और वेव डायरेक्शन अपने बोविन में है, तो ये डिफाइंड डायरेक्शन है। अगर हम नेटिव फैब्रिक की बात करें तो वो लूप है, इंटरलेसमेंट ऑफ लूप्स है, तो इसमें डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, तो बस्टिंग स्ट्रेंथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा नॉन वोवन, नॉन वोवन फाइबर की ओरिएंटेशन सारे डायरेक्शन में रहती है, तो ऐसे केस में जो स्ट्रेंथ मेजरमेंट है वो किस में किया जाएगा, वो किया जाएगा बस्टिंग स्ट्रेंथ के रूप में किया जाएगा, ठीक है। जो फैब्रिक है, फैब्रिक जैसे पैरासूट हो गया, फिल्टर हो गया, सेक्स नेट्स हो गया, जहाँ पे सारी डायरेक्शन से फोर्स पड़ता है, वहाँ पे बस्टिंग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सर्विस लाइफ में ये सारे फैब्रिक ड्यू टू बस्टिंग के कारण ही फटते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल गारमेंट्स लेते हैं, गारमेंट्स
जो कोहनी हो गए, घुटने हो गए, उनमें जो स्ट्रेस लगता है वो सारी डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। तो जहाँ यहाँ पे इन एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं तो उनकी बस्टिंग स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि फैब्रिक इन में इस स्ट्रेस डायरेक्शन में फेल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो वोवेन है, लेकिन उनका एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें बस्टिंग स्ट्रेंथ की नीड होती है, जैसे पैरासूट हो गया, फिल्टर हो गया, सैक्स और नेट्स हो गए। तो इसमें क्या है, ऑल्दो ये जितने भी सारे हैं ये वोवेन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो ए, जो इसका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है वो बस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट, इसमें एप्लीकेशन में बस्टिंग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ भी मेजर करते हैं रिगार्डिंग टीयर स्ट्रेंथ के अलावा। अब जो अब इसमें जो फैब्रिक है वो कहाँ से फेल होगा, जहाँ पे जहाँ पे मोस्टली लोएस्ट एक्सटेंशन एट द ब्रेक होगा वहाँ से फैब्रिक फेल होने के चांसेस सबसे हाईएस्ट रहते हैं। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो तो फैब्रिक के फेल होने के चांसेस कम। तो वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट रहता है बस्टिंग स्ट्रेंथ में। अब हमारा बस्टिंग स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, ये हमारा डायफ्राम या हाइड्रोलिक। तो इसमें क्या रहता है, एक तो जो फैब्रिक सैंपल को है वो रबर क्लैंप के ऊपर माउंट कर देते हैं। ये रबर क्लैंप है, इसके ऊपर एक हमने फैब्रिक सैंपल माउंट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, ऑयल जिसे हम ऑयल कहते हैं। और ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो जो ऑपरेटिंग जो फ्लूइड है वो इस डायफ्राम पे, रबर डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई करता है, रबर डायफ्राम फैब्रिक पे प्रेशर अप्लाई करता है। सैंपल साइज हम क्या लेंगे, 30 mm का सैंपल साइज है या 113 mm का सैंपल साइज है, वो भी सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर जो डायमीटर है फैब्रिक का। स्पेसिमेन विद लार्जर डायमीटर फेल्स एट लोअर प्रेशर, जो बड़ा डायमीटर की स्पेसिमेन है वो लोअर प्रेशर पे ही फेल कर जाती है। क्यों, वो सिंपल फंडा है कि जितना जितना बड़ा डायमीटर वाला यार्न होगा तो उसमें वीकेस्ट पॉइंट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमें स्टैंडर्डाइज करना है, अगर हम सारी अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं वेस्टिंग स्टैंड पे सारे फैब्रिक में, तो हमें एक ही डायमीटर की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अगर या तो हम 30 mm ले लें या 113 mm ले लें, और टेस्टिंग के लिए 10 सैंपल हमें टेस्ट किए जाएंगे। अब फैब्रिक सैंपल को रबर डायफ्राम के ऊपर हमने लगाया, फिर इसके बाद इस हिसाब से हमने प्रेशर सेट किया कि जो हमारा स्पेसिमेन ऑफ फैब्रिक है वो 20 सेकंड प्लस माइनस 3 सेकंड में हमारा बस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, वो उसको हमने कैसे मेजर किया कि कितनी हाइट पे ये ओरिजिनल हाइट हमने चेक कर ली कि ओरिजिनल हाइट पे डायफ्राम की कितनी हाइट पे जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रेशर पे, वो हमने ओरिजिनल हाइट नोट कर ली डायफ्राम की। और इसके बाद जब हमने सैंपल लगाया, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हमें पता है कि अगर हम मान लो 1.5 kg प्रेशर लगा रहे हैं या 1.5 किलो न्यूटन प्रेशर पर मीटर स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम माना कि H1 हाइट पे जा रहा है, H1 हाइट पे जा रहा है। जब हम इस पे स्पेसिमेन लगा देंगे तो उस प्रेशर पे जो डायफ्राम है वो क्या है, कम हाइट पे ही
जा पाएगा। क्यों? जो फैब्रिक में स्ट्रेंथ होगी, फैब्रिक अपनी स्ट्रेंथ के कारण उस हाइट तक जाने में उस डायफ्राम को रोकेगा। ठीक है। अब क्या है, जो नॉर्मली अगर माना कि H1 हाइट पे P1 प्रेशर पे H1 हाइट अटेंड कर रहा था डायफ्राम। ठीक है। अब हमने जब फैब्रिक असेंबली लगा दी तो H1 हाइट जाने में तो डायफ्राम को कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, मानो कि H2 वो P2 प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब जब फैब्रिक फटता है तो H1 हाइट तक पहुंचने में जब फैब्रिक फटता है तो उस पे जो बेसिकली प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, P1 माइनस P2। क्यों? H1 हाइट में पहले जो डायफ्राम जब विदाउट फैब्रिक था तो H1 हाइट में P1 प्रेशर पे ही पहुंच जा रहा था, और जब फैब्रिक फटा तो H1 हाइट पहुंचने में उसे P2 प्रेशर लगाना पड़ा। तो जो फैब्रिक की बस्टिंग स्ट्रेंथ होगी P1 माइनस P2 के बराबर हो जाएगी। ये बस्टिंग स्ट्रेंथ हम मेजर कर लेते हैं और ये टोटल 10 स्पेसिमेन की मेजर की जाती है। और जो हमारी रिपोर्टिंग होती है वो किस फॉर्म में करते हैं, इन 10 रीडिंग का एवरेज हमारी बस्टिंग स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारा आज बस्टिंग और टीयर स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू। जो भी क्वेरीज है